सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। अभी तक हमने मोमेंट्स देखे, अलग अलग जो चीज़ें हुई है, जैसे क्या क्या चेंजेस हुए, किस तरह के रूल्स आए, फिर वो इमिग्रेशन एक्ट हो या डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हो, अलग अलग तरीके के क्या क्या मूवमेंट्स हुए हैं, किस तरह के रूल्स बनाए गए, एक दो पैक्ट्स भी हमने पढ़े। अब हम देखेंगे कलेक्टिव बिलोंगिंग के बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहले तो यहाँ एक बाल गंगाधर तिलक का एक पोर्ट्रेट दिया गया है। इस पोर्ट्रेट में ये दिखाया जाता है कि इनके आसपास किस बहुत अलग अलग तरीके के सिंबल्स बने हुए। यहाँ इस पोर्ट्रेट के आसपास ये जो पिक्चर है, इमेज है, इस इमेज के आसपास अगर आप देखो तो आपको कई तरह के अलग अलग सिंबल्स नज़र आएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर इनके इमेज के आसपास, ठीक है, भारत माता, और ये अग्यारी है। अग्यारी यानी कि जो पारसी लोग होते हैं उनका जो जैसे हम मंदिर में जाते हैं ना प्रे करने के लिए, वैसे वो अग्यारी में जाते हैं प्रे करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर चर्च बताया गया है, ऊपर की तरफ मस्जिद और मंदिर बनाए गए हैं। तो ये इमेज ये आइडेंटिफाई है कि हर रिलीजन को हम किस तरह से इक्वली ट्रीट करते हैं। ये डेमोक्रेसी के बाद की बात तो है ही, लेकिन पहले, क्योंकि यहाँ तो इंडिपेंडेंस के पहले का ये जो इमेज है, ये पोर्ट्रेट बना हुआ है। सो इस इमेज के पीछे इन्हें ये बताना था कि हम जो है हर एक रिलीजन को एक इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। ऑफ कोर्स ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी दो तरह के लोग हुआ करते थे। एक वो जो हर चीज़ को जो है एक अग्रेसिव नेचर से देखते थे, और एक वो लोग थे जो हमेशा कामनेस की तरफ रहते थे। तिलक वॉज फ्रॉम द अग्रेसिव ग्रुप। वो हर चीज़ को जो है बहुत अग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेते थे, इसलिए इन्हें कई बार जो है अंग्रेज़ सरकार इनके ऊपर जो है हर तरह के बैन लगा देती थी। इनके न्यूज़पेपर्स, इनके कोई भी प्रिंट आउट्स जो है बहुत जल्दी पब्लिश नहीं होते थे, क्योंकि इनके ऊपर हर तरीके से एक तरीके से बैन लगा दिया जाता था कि कोई भी चीज़, और रूल भी था गवर्नमेंट का ऐसा, गवर्नमेंट यानी अंग्रेज़ की बात कर रही हूँ मैं, रूल ऐसा था कि कोई भी अगर आर्टिकल अगर पेपर में आता है, न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल पब्लिश होता है, या किसी भी मैगज़ीन में कोई आर्टिकल या कोई नोट, कोई न्यूज़ आर्टिकल कह सकते हैं, या फिर न्यूज़ इंफॉर्मेशन अगर आती है, तो सबसे पहले वो गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास आएगी। अगर उसके बारे में, अंग्रेज़ के बारे में अगर उसमें जो कुछ भी लिखा है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल उसको गो थ्रू करेंगे, चेक करेंगे, है ना, स्क्रूटिनाइज होगा। अगर वो सही लगता है उन्हें, तभी वो पब्लिश कर सकते हैं। अगर ब्रिटिश के बिना इंफॉर्मेशन के अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे ही पब्लिश कर दी, ठीक है, बिना इंफॉर्मेशन के यानी ब्रिटिश को बिना बताए कोई इंफॉर्मेशन अगर पब्लिश हो जाती है और उसमें ब्रिटिश के खिलाफ कोई अनबन शब्द लिखे हुए हैं, तो आपका प्रिंटिंग प्रेस डायरेक्टली सीज हो जाएगा। आपका प्रिंटिंग प्रेस, सिर्फ न्यूज़पेपर ही नहीं, पूरा का पूरा प्रिंटिंग प्रेस सीज हो जाएगा। इस तरह के रूल्स बने हुए थे। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनका नेचर बहुत अग्रेसिव होने की वजह से इनके न्यूज़पेपर कई बार जो है अंग्रेज़ सरकार ने सामने ही लाने नहीं दिए। इन्होंने न्यूज़पेपर में एक बार ये भी लिखा था कि सरकार का दिमाग जो है वो जगह पर है नहीं, तो सरकार ने इस पर भी कई एक्शंस उठाए थे, कई बार जेल भेज दिया। तो इस तरह के एक पार्टी में होने के बाद भी अलग अलग नेचर के लोग हुआ करते थे, जिसके कारण एक पार्टी में दो दल बन जाते थे, दो ग्रुप ऑफ पीपल बन जाते थे, है ना। एक तरफ गांधी जी हुआ करते थे जो मानते थे कि अग्रेसिवनेस नहीं करना है, किसी भी बात को बिल्कुल शांति प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ेंगे। एक तरफ तिलक जैसे लोग थे, बाल गंगाधर तिलक, जिनका मानना ये था कि शांति प्रस्ताव से काम हमेशा नहीं चलता, कई बार, है ना, कई बार डंडा उठाने की बात भी होती है। तो इनकी भाषा भी ऐसी होती थी कि जैसे सामने वाला अगर पढ़े तो ये लिखते बहुत, जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी इंसान एकदम जैसे
रोक ठोक बात करने वाला होता है, तो ये अपनी बातों को ऐसे ही लिखते थे हमेशा। तो ये पोर्ट्रेट का मतलब बनता है कि हम कितने उस समय तक भी वी वर अ सेकुलर कंट्री, जैसे कि आज भी है, भारत एक सेकुलरिज्म को फॉलो करने वाली कंट्री मानी जाती है। वी आर नॉट अटैच्ड टू एनी वन काइंड ऑफ रिलीजन। अलग अलग रिलीजन्स को हम इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, इक्वली जो है पार्टिसिपेट, उनके कल्चर्स, उनके ट्रेडिशंस, उनके कस्टम्स, हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाता है भारत में। तो कहा गया है, नोटिस हाउ तिलक इज सराउंडेड बाय सिंबल्स ऑफ यूनिटी, द सैक्रेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिफरेंट फेथ्स, जैसे कि nationalism spreads with people begin to believe that they are all part of the same nation, है ना। जब तक ये बात नहीं कहेंगे कि हर कोई नेशन का इक्वली हिस्सा है, देश का इक्वल पार्ट बिलोंग करता है, so when they discovered some unity that binds them together, but how did the nation become a reality in the minds of people? इमेज के थ्रू कहो या अलग अलग बातों के थ्रू, वो हमेशा ये लोगों को कहते थे कि देश एक यूनाइटेड है, देश में हर किसी को इक्वल हम इकट्ठा रखते हैं, इंटीग्रेटेड है। लेकिन लोगों का इसके ऊपर भरोसा कैसे होगा, है ना। लोग किस माइंडसेट से इस बात को देखते थे? तो कहते हैं कि हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप डेवलप्स अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। In sense of collective belonging came partly through experience of united struggles, but there were also a variety of cultural processes through which nationalism captured people's imagination. History and fiction, folklore and songs, popular prints and symbols all played a different part of making. जैसे आपने रोमांटिसिज्म पढ़ा था, हाँ, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ रन होता है। ठीक है, किस तरह को, जैसे कि कल्चर को अट्रैक्ट करना, लोगों को इकट्ठा करना है। ठीक है, देखो एक कॉमन थिंकिंग होती है, जैसे कि हर कोई, जैसे मान लो कि लोगों को इकट्ठा करने के लिए कई बार भजन कीर्तन रखे जाते हैं, है ना। इट इज़ नॉट काइंड ऑफ कि लोगों को आपको सिर्फ वही एक तरीका है, बट टू प्ले एक सॉफ्ट प्ले करना है आपको, है ना। जैसे मान लो कि एक इजी तरीका माना जा सकता है जिससे कि लोग इकट्ठा होते हैं, तो कई तरह के ऐसे सेलिब्रेशंस रखना जो इक्वली होते हैं, सबके लिए है। तो इस तरह की एक, इसे कॉमन कलेक्टिव बिलोंगिंग कहा जाता है। ये बिलोंगिंग यानी कोई वस्तु या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, दिस इज़ काइंड ऑफ ट्रेडिशन, कस्टम, है ना। इसको फॉलो करना एक बिलोंगिंग को माना गया है। आइडेंटिटी ऑफ द नेशन इज मोस्ट ऑफन सिंबलाइज अ फिगर और अ इमेज। कोई भी एक नेशन की एक इमेज, एक पोर्ट्रेट अगर बनाया जा सके, या फिर उसका एक कोई तो इमेज दिमाग में चलता है, जैसे भारत माता बनाई गई, है ना, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भारत माता की एक इमेज बनाई गई। अब ये इमेज भी ऐसी होनी चाहिए जो कि किसी भी रिलीजन को हर्ट ना करे, ठीक है, क्योंकि देश तो सबका है। फिर ऐसा ना हो कि एक ही किसी रिलीजन की पोर्ट्रेट के साथ आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। इमेज ऐसी बनानी चाहिए कि सबको लगे कि इसमें हमारे लिए भी कुछ है ना। तो इस तरीके से इट वॉज द 20th century with the growth of nationalism that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। 20वीं सदी में हमें पहली बार इसका दर्शन हुआ कि भारत माता, ये एक इमेज हमने पोर्ट्रेट की। उसके बाद द इमेज वॉज, ये क्वेश्चन हमेशा MCQ के लिए आया है अभी तक। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसने बनाई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने पहली बार ये भारत माता की इमेज विजुअलाइज की।
विजुलाइज करना यानी हमारे सामने रिप्रेजेंट की कि हम उसको आंखों से देख सके, ठीक है। फिर वो पेंटिंग्स के थ्रू हो या कोई और तरीका हो सकता है। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बता सकते हैं इन्होंने हर क्या किया है? वंदे मातरम लिखा है ना, वंदे मातरम इन्होंने लिखा हुआ है। इन 1870s ही रोट वंदे मातरम। आप भी मतलब स्कूल में भी गाया जाता है, बराबर है ना। वंदे मातरम एज अ हाइम ऑफ मदरलैंड। वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जिसमें मातृभूमि के बारे में कहा गया है। मातृभूमि यानी हमारा देश कैसा है, ठीक है। आपने अगर ध्यान से कभी कहा होगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो हमेशा ये कहते हैं कि सुजलाम सुफलाम, है ना, यानी जल से भरा हुआ, फल फूलों से भरा हुआ, ऐसी मेरी मातृभूमि है। ऐसा एक प्रेज है इसके बारे में, ठीक है, यानी कि तारीफ की है देश की। Later it was included in the novel Anand Math and widely sung during the Swadeshi movement in Bengal, ठीक है। आनंद मठ नाम की इनकी किताब है। इन्होंने वंदे मातरम जो है बाद में आनंद मठ नाम के किताब में जो है शामिल कर दिया। स्कूल्स में या हर तरह के प्रोग्राम्स में वंदे मातरम और राष्ट्रगीत गाया ही जाता है। मूव बाय द स्वदेशी मूवमेंट, Abanindranath Tagore painted his famous image of Bharat Mata. Who painted? Abanindranath Tagore. Who painted the image of Bharat Mata? Abanindranath Tagore. MCQ का क्वेश्चन है। In the painting Bharat Mata, he portrayed a ascetic figure. तो ये जो एक पोर्ट्रे बनाया गया है, ये फिगर ये दर्शाती है कि ये जो एक महिला है इसमें, और इसके बारे में ये कहा गया है कि ये बहुत काम, कंपोज, डिवाइन, स्पिरिचुअल नज़र आती है, ठीक है। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। आज के समय में अगर मैं किसी से पूछूं कि आपने भारत माता की इमेज कैसी देखी है, तो डेफिनेटली आप इस इमेज को नहीं देखोगे, है ना। यू विल सी द डिफरेंट वन, जिसके सर पे ताज बना हुआ है, सफ़ेद कलर की साड़ी पहनी हुई है, बराबर है ना। तो इस तरह की एक इमेज आपके सामने आ जाती है। देन तो पहली बार अबनिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इमेज बना और उसके बाद आज तक के समय में उसमें काफ़ी चेंजेस होते गए हैं। Subsequent years, the image of Bharat Mata acquired many different forms. It circulated popular prints and it was painted by different artists. Devotion to the mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism. Ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. जैसे कि पेंट्स की बात आती है, कोई विजुअलाइजेशन की बात आती है, तो साथ ही साथ फोकलोर यानी गाना, अलग अलग सॉन्ग्स के थ्रू लोगों को मोटिवेट करना, है ना, नारे लगाना, स्लोगन्स बनाए जाते थे, गाने बनाए जाते थे, लोग गाना गाते थे ना, तो गाना गाकर उनको जो है एक तरह का मोटिवेट किया जाता था, लोगों को अवेयर किया जाता था। ये सब एक तरीके से ये था कि ब्रिटिश हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट करने नहीं देते थे ना किसी चीज़ को। कोई भी अगर आपको अवेयरनेस फैलानी है तो आपको कोई तो प्रिंट मीडिया चाहिए या कोई तो ऐसे कम्युनिकेशन चाहिए या फिर आपको गैदरिंग मीटिंग्स चाहिए, लेकिन ब्रिटिश इसमें से हमें कुछ भी अलाउ नहीं करते थे। सो इसी कारण हमें फोकस करना होता था कि हम ओरली गाने गाकर, फोकलोर्स, पेंटिंग, इनके थ्रू कम से कम अवेयरनेस जगाए। लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी था, वरना वो पार्टिसिपेट करेंगे क्या मूवमेंट में? नहीं करेंगे। एंड देन ideas of nationalism did not develop through a movement to revive Indian folklore. In the late 19th century India, nationalists began recording folk tales sung by bards and they toured villages to gather folk songs and legends. These tales, they believe, give a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by the outside forces. It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past. In Bengal,
Rabindranath Tagore himself began collecting ballads. Ballads पता है, गाने होते हैं एक तरीके से, है ना। तो खुद जो है गाने इकट्ठा करते, कई कवियों के द्वारा या पोएट्स के द्वारा ये गाने लिखे जाते थे। इनको इकट्ठा करके ये गाने समूह में गाए जाते थे। महिलाओं का समूह गाने गाता था लोगों को अवेयर करने के लिए। कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर, दे संग इट। और कई तरह के जैसे नारे लगाए जाते थे, लोग इकट्ठा जाते थे रोड पर, तो गाने या फिर इस तरह की स्लोगन्स को बोलते हुए निकलते थे, मार्चिंग किया करते थे। नर्सरी राइम्स, मिथ्स, ऐसे अलग अलग जो है इसमें स्टाइल ऑफ ओरल थिंग्स इंक्लूड है, जैसे कि फोकलोर्स, बैलेड्स, मिथ्स, राइम्स, and lead to the moment for folk revival. In Madras, Natesa Sastry published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales. इनका नाम है नातेसा शास्त्री, and she published folk tales in Tamil. The folklore of southern India, इस नाम से उन्होंने ये बुक बनाया। He believed that folklore was national literature. ये एक पुरुष का नाम है बाय द वे। उन्होंने इसे folklore of national literature कहा है। It was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and characteristics. As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people, inspiring in them feeling of nationalism. During the Swadeshi movement in Bengal, अब इन सब चीज़ों के बाद जब बंगाल में मोमेंट की बारी आई तो देखा गया कि उस समय एक नई चीज़ सामने आई, वो था ट्राई कलर फ्लैग। ठीक है, ट्राई कलर फ्लैग में सबसे पहले हमारे पास थे कलर्स रेड, ग्रीन एंड येलो। सबसे पहले क्या थे? रेड, ग्रीन एंड येलो। इस कलर का डिज़ाइन बना गया था, आज के जैसे नहीं था पहले। ये जो हम आज का तिरंगा देखते हैं ये बाद में जो है थोड़ा थोड़ा चेंज करते करते बना। ये रेड, ग्रीन, येलो के बाद जो तिरंगा बना उसमें बीच में चरखा डाला गया था, फिर चरखे को हटाकर अशोक चक्र बनाया गया। ठीक है, तो इस तरह की अलग अलग चीज़ें जो है डिज़ाइन होते होते आज तक हमारे सामने जो है, इससे पहले उसका काफ़ी इतिहास रहा है। जैसे पहले ट्राई कलर फ्लैग में 3 कलर क्या थे? रेड, ग्रीन एंड येलो। हाँ, अब कहा है इट हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसमें 8 कमल बने हुए थे और ये 8 कमल रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश की 8 प्रेसिडेंसीज यानी मेन सिटीज़, इसलिए उसमें 8 कमल, 8 नंबर ऑफ 8 लोटसेस बने हुए थे। एंड देन गांधी जी हैड डिज़ाइन द स्वराज फ्लैग। उसके बाद इस ब्रिटिश के फ्लैग को हटाने के लिए गांधी जी खुद एक फ्लैग डिज़ाइन करते हैं विच इज़ ऑल्सो अ ट्राई कलर फ्लैग। लेकिन अब इस समय इसमें रेड, ग्रीन और वाइट कलर आ जाते हैं। येलो हट गया है ना, और रेड, ग्रीन एंड वाइट कलर का ये ट्राई कलर फ्लैग डिज़ाइन किया जाता है। इस फ्लैग में बीच में स्पिनिंग व्हील यानी चरखा डाला जाता है। आज के समय में हम क्या देखते हैं? अशोक चक्र, बराबर। हाँ, अशोक चक्र में कितने स्पिन्स होते हैं उस तरीके से? 24 होते। ठीक है, उन 24 एक एक लाइन का एक एक मतलब है, पता है? हाँ है। अब होता ऐसा है कि ये जो ट्राई कलर फ्लैग है इसमें डाला गया चरखा, ठीक है, यानी कि जिसे हम कहते हैं, एंड देन द स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, जैसे हमने अभी कहा कि ट्राई कलर फ्लैग, लेकिन इसमें कलर क्या थे बेटा? रेड, ग्रीन एंड वाइट। ठीक है, बीच में एक स्पिनिंग व्हील, चरखा, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडल ऑफ सेल्फ हेल्प, यानी कि स्वावलंबी भारत का ये एक आइडेंटिफिकेशन माना गया था। Carrying the flag, holding in aloft during marches became a symbol of defense.
Another meaning of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history by the end of the 19th century. Many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. The British saw Indian as backward and primitive. उनके नज़र में इंडियंस कैसे थे? बैकवर्ड, बहुत पिछड़े हुए, है ना, बहुत पिछड़े हुए मानते थे. उन्हें लगता था कि ये तरक्की नहीं कर सकते, ये बहुत प्रिमिटिव है, बहुत बैकवर्ड है, एंड इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स. और उनका ये भी मानना था कि ये अपना देश खुद नहीं चला सकते, ये इतने कैपेबल है ही नहीं कि अपनी कंट्री खुद गवर्न करे, है ना. इनका ऐसा मानना था. इन्होंने तो ये भी कहा था कि इंडियन लिटरेचर अगर इकट्ठा करेंगे तो हमारी कबड़ के एक शेल्फ में ख़त्म हो जाएगा. इज़ इट ट्रू? नो, है ना. हमारे ही वेदों से चुरा चुरा कर इन्होंने अपने यहाँ पर आयुर्वेद के अलग अलग मेडिसिन्स डिस्कवर किए हैं, और ये हमारे लिटरेचर को कह रहे हैं कि हमारा लिटरेचर अंग्रेज़ों की एक शेल्फ में ही ख़त्म हो जाएगा. हाउ इज़ इट पॉसिबल? अगर इतना था तो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगाने की क्या ज़रूरत थी फिर? बराबर. दुनिया भर के चाइना और पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग वहाँ आकर पढ़ने के लिए बेवकूफ़ तो थे नहीं. लोग नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे, 10 साल 15 साल पढ़ाई करते थे आकर. उस समय उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए एंट्रांस होता था. एंट्रांस उस समय सोचो, दुनिया भर की अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती थी, अलग अलग स्टडीज़ पढ़ाए जाते थे. ये नालंदा यूनिवर्सिटी को जब जलाया गया तो इसकी आग बुझने के लिए 3 महीने लगे थे कम से कम. इतने डॉक्यूमेंट्स जलाए थे. और अंग्रेज़ों का मानना है कि हमारा लिटरेचर इतना कम है कि एक शेल्फ में ही ख़त्म हो जाएगा. सोचो, यही अंग्रेज़ हमसे जो है सांप का जहर कैसे चुराते हैं ये इंडियन लोगों से सीख के गए थे. हल्दी का ट्रीटमेंट कैसे होता है, यानी कि ज़ख्म पर हल्दी मली जाती है, ये ट्रीटमेंट इंडियन से सीखा था. यहाँ से सीख कर उन्होंने जो है अपने ट्रीटमेंट्स को बढ़ाया है. उनको नहीं पता था हल्दी कितनी जो है एंटीबैक्टीरियल काम करती है. दे वर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग्स. उनको नहीं पता था कि सांप के जहर से ही कई चीज़ें बनती है. उनको नहीं पता था. ये लोग सांप से बहुत डरते थे, पता है आपको? सांप से बहुत डरते थे. सांप पकड़ के लेके जाने वाले को इनाम मिलता था, इनाम. हाँ, सांप से बहुत डरते थे ये लोग. जो लोग सांप पकड़ के लेके जाते हैं ना ब्रिटिश के पास, उसको इनाम देते थे. हमारे इंडियन ट्राइबल लोग बहुत सारे थे, उनको पता था कि अगर सांप काट भी लिया तो कौन सी मेडिसिन लगानी है ना. तो इनको जो है सांप से बड़ा डर लगता था. इनको नहीं पता था हमारे जैसे मेडिसिनल कोई नॉलेज नहीं थी ज़्यादा. यहाँ आकर इंडियन लोगों से सीख कर फार्मूलाज चुरा कर लेकर गए और फिर कहते हैं कि इंडिया का लिटरेचर बहुत कम है ना. अब ये तो खैर जो बातें हम सुनते हैं पढ़ते हैं, ये तक बातें हैं कि इंडिया का जो चावल है बासमती, इसके ऊपर भी इन्होंने अपना एफिलिएशन लगा दिया था कि ये हमारा जो है प्रोडक्ट है, वी हैव डिस्कवर्ड द थिंग. हल्दी का डिस्कवर इन्होंने अपने नाम पे करा लिया कि हमने हल्दी डिस्कवर की है, हमने इसके एंटी बैक्टीरियल जो चीज़ें हमने ढूंढ निकाली है, अपने नाम पे करा लिए. ये जो है हमने बाद में जो है इसके बारे में कहा, प्रूफ दिखाए, एविडेंसेस सामने लाए, तब जाके पता लगा कि नहीं, ये तो इंडिया से आई गई चीज़ें हैं. ऐसे थे ब्रिटिश. आज कैसे है बता नहीं सकते, लेकिन पहले तो ऐसे ही थे. तो इस तरह के कई व्यवहार इंडियन के साथ उन्होंने किए हुए. लेकिन होता है ना कि लोगों के आंखों पर पट्टी थी, या कह सकते हैं कि लोग मजबूर भी हो सकते थे कि उन्हें सब कुछ तो दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले सकते थे इसके खिलाफ. और लेते भी तो कैसे लेते, क्योंकि गवर्नमेंट इनके पास थी. ये देखिए कि जैसे हमने इमेज के बारे में पढ़ा, फ्लैग्स के बारे में पढ़ा, इतना समझ में आया. आगे देखिए क्या कहा है.
They wrote about the glorious development in ancient times when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, crafts and trade had flourished. This glorious time, in the view, was followed by a history of decline. When India was colonized, these nationalist histories urged to leaders to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change miserable conditions of life under British rule. Efforts to unify people were not without problems. लोगों को इकट्ठा करना जितना आसान था उतना था नहीं. सिर्फ गाना इकट्ठा करना, लोगों को राइम्स गाना कहकर स्लोगन्स लगाकर इकट्ठा करना इतनी आसान बात नहीं थी. So when there was a past being glorified was Hindu, the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out. आपने हिंदू या फिर जो भारत माता की इमेज देखी, एक भगवा वस्त्र पहना हुआ है, गले में माला है तुलसी की, इमेज देखने पर यह प्रतीत होता है कि एक हिंदू आइकोनोग्राफी है, बराबर. तो लोगों के मन में ये बात आने लगी कि जब इनका देश का आइडल ही एक कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने वाला है, तो हमारा इस देश के लिए कोई जगह या आइडेंटिफिकेशन नहीं है. आई बात समझ में? क्योंकि जो इमेज बनी वो कैसी थी, जैसे आपने देखा लास्ट पन्ने पर, एक भगवे वस्त्र में बनी हुई, तुलसी की माला, है ना. तो इससे प्रतीत ये हुआ, इससे ये आइडेंटिफाई हुआ कि एक हिंदू आइकोनोग्राफी है. ठीक है. सो द अदर कम्युनिटीज के लोग जो थे वो इससे सहमत नहीं हुए. उन्हें लगा कि जैसे उन्हें हटा दिया गया है ना. तो ये यूनिफिकेशन तो नहीं हुआ. हुआ क्या यूनिफिकेशन? नहीं, है ना. किसी एक इमेज को पोर्ट्रेट करना जो कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी को सिंबलाइज करती है, इसको यूनिफिकेशन नहीं कह सकते. एंड देन द कंक्लूजन वाज अ ग्रोइंग एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट. ठीक है. तो इसके लिए बाद में इस तरह की इमेज डिस्कवर हुई. दिख रही है ये इमेज? दिख रही है आपको, है ना. भारत माता, द फिगर ऑफ भारत माता इज अ कॉन्ट्रास्ट to the one painted by Abhinavanath Tagore. Here she is shown by the Trishul, standing beside a lion, elephant, both the symbols of power and authority. तो यहाँ पर भी लगभग ये एक सिंबलिज्म है पावर का, अथॉरिटी का, ताकि किसी को भी ये फील ना हो कि उसके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है. स्टिल आज की इमेज भी ऐसी नहीं है, इससे अलग है. ठीक है. तो इससे कंक्लूजन क्या हुआ? A growing anger against the colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into a common struggle for freedom in the first half of the 20th century. The Congress under the leadership of Mahatma Gandhi tried to channel people's grievance into organized movements for independence. Through such movements, the nationalists tried to force a national unity. But as we have seen, diverse groups and classes participate in the movements with varied aspirations and expectation. As their grievances were wide-ranging, freedom from colonial rule also mean different things, so different people. The Congress continuously attempted to resolve differences and ensure the demands of one group did not alienate another. किसी की एक की डिमांड को पूरा करते समय किसी और पर अन्याय ना हो, इसका ख्याल हमेशा ही कांग्रेस पार्टी रखती थी. लेकिन फिर भी कई बार पार्टी से भी ऐसी बातें होती थी कि अदर ग्रुप्स को जो है इससे दुख पहुंचता था, है ना. चाहते न चाहते हुए भी उनसे ऐसी कई गलतियां कह सकते, या कई बार ऐसे हादसे हुए थे. This is precisely why the unity within the movement after often broke down. High points of Congress activity and nationalist unity were followed by phases of disunity and inner conflict between groups. क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करते, जो कि एक जाना माना विषय है.
Failure of Cripps mission and effects of World War II created widespread discontentment of India. This Gandhiji led the launch movement calling complete withdrawal from the British India. The Congress Working Committee meeting in Wardha on 14th of July 1942 passed a historic quit movement resolution demanding an immediate transfer to power Indians and quit India. 1942 में क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद, व्हाट वाज द क्रिप्स मिशन बाय द वे? क्रिप्स मिशन क्या था? एक्चुअली एक क्रिप्स मिशन नाम से एक जो है मिशन आया इंडिया में। तो अंग्रेज ने अपना एक प्रधानमंत्री, क्या कहते हैं उसको, प्राइम मिनिस्टर, उसको इंडिया भेजा। तो वो प्राइम मिनिस्टर इंडिया आया और उसने गांधी जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। कॉन्फ्रेंस जो है वो ख़राब हो गई, यानी कि चली नहीं। तो यहाँ पर जो है वो क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। एंड देन इंडिया नारे लगाती है कि भारत छोड़कर आप लोग चले जाओ, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में ये आंदोलन स्टार्ट होता है कि अब हमें स्वराज, इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंसी कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो चाहिए कि अंग्रेज़ भारत छोड़कर चले जाए। इसी इन्होंने नाम दिया क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। और बाद में 8 अगस्त 1942 इन बॉम्बे, ऑल द कांग्रेस कमिटी endorsed the resolution called as a non-violent mass struggle to the widest population possible scale throughout the country. It was the occasion that Gandhiji delivered the most famous speech, जिसमें इन्होंने कहा था करो या मरो का नारा, है ना, या तो देश के लिए कुछ करो या तो डू और डाई, ठीक है, कर्तव्य को निभाओ या तो कर्तव्य निभाते हुए मर जाओ, कोई भी चीज़ हो, या तो अच्छे से जियो या तो फिर मरने के बराबर जिंदगी है। तो डू और डाई का नारा लगा दिया। एंड दे फॉल फॉर द क्विट इंडिया ऑलमोस्ट द थिक ऑफ द मोमेंट brought the state machinery to the standstill in a large parts of the country. People voluntarily threw them into the thick moment. People observe hartal, demonstration, processions, accompanied by slogans, नारे लगाते रहे, गाने गाते रहे। Moment was truly a mass moment brought into ambit thousands of ordinary people. फिर उसमें स्टूडेंट्स, वर्कर, पीजेंट सभी थे। साथ ही साथ पार्टिसिपेट करने वाले थे लीडर्स जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, साथ ही साथ मातंगिनी हजरा इन बंगाल, कनकलता बरुआ in Assam, Rama Devi in Odisha. British responded with much force yet took more than a years to suppress the movement. क्विट इंडिया मूवमेंट 42 में स्टार्ट हुआ, लेकिन ब्रिटिश इस मोमेंट को रोकने में इतने जल्दी सफल नहीं हुए। इस मोमेंट में होता ये था कि लोग रास्ते पर उतर आते थे, नारे लगाते थे, हड़ताल करते थे, स्लोगन्स कहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश को डिप्रेस करने की कोशिश करते थे। अंग्रेज़ को ये मोमेंट पीछे लेने में कई साल लग गए। तब तक लगभग 1945 का ईयर आ गया था। एक तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था ये समय, तो ब्रिटिश का ध्यान इससे कम था क्योंकि 45 तक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही चलता रहा। ब्रिटिशों का ध्यान इसकी तरफ कम आकर्षित था। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने एक सेना बनाई, आज़ाद हिंद सेना। उसमें कई ऐसे लोग जिनको जेल हुई या जो जेल से भागे हुए थे, इनको ले जाकर ट्रेन किया जाता। जर्मनी में ये रहते थे और जर्मनी में इन लोगों को ट्रेन कर, तो इसके बाद जो है 1945 तक ये मोमेंट चल रहा था। लेकिन होता ऐसा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते जर्मनी डिफीट हो जाती है ना, जर्मनी डिफीट हो जाती है तो जर्मनी सपोर्ट करना बंद कर देती है इंडिया को,
क्योंकि जर्मनी खुद हार रही थी। ऐसे में जर्मनी जो है इंडिया से कहती कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। उसके पीछे एक और रीज़न था कि इंडियंस को जो है यूरोपियंस ले जाते थे जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए, बराबर, क्योंकि अलाइड पावर एक्सिस पावर्स थे। तो जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़, ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस को लेकर जाते थे। होता ऐसा था कि जब हम लोग उनके खिलाफ लड़ रहे तो सामने वाला जर्मनी की तरफ से लड़ने वाला क्या कहेगा कि हम आपको क्यों मदद करें, बराबर। जबकि काफ़ी दिनों तक उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को मदद की भी थी, वहाँ के आज़ाद हिंद सेना में जो लोग थे उनको मदद भी की थी। लेकिन फिर एक समय के बाद, तो काफ़ी समय मदद करने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम आपसे मदद, यानी कि आपको ज़्यादा मदद नहीं कर सकते। तो वहाँ से जो है वो मोमेंट थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है और उससे थोड़े समय बाद 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अगवा कर लिया जाता है। एक तरीके से ऐसा कहा जाता है कि उनका विमान हादसे में उनकी मौत हो गई, लेकिन उसके कोई पुख्ते सबूत नहीं मिले अभी तक। कई लोगों ने तो ये कहा कि उन्हें जानबूझकर जो है ताकि वो मोमेंट को आगे ना बढ़ाए इसलिए उन्हें मार दिया, या उनके साथ क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चला। ठीक है, उसके बाद जो है 1947 तक मोमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और अंग्रेज़ 45 में आते आते इरविन के साथ ये बातचीत चलती है कि वो देश छोड़कर जाने के लिए तैयार है। अंग्रेज चले जाते हैं लेकिन गोवा में पोर्तुगीज़ वैसे ही रह जाते हैं। और फिर 1947 के बाद फिर एक मोमेंट आता है, वो होता है गोवा को इंडिपेंडेंस कैसे दिलाना है। याद है ना, देश आज़ाद था, बस गोवा आज़ाद नहीं था। तो गोवा के इंडिपेंडेंस की लड़ाई और अलग है, वो पोर्तुगीज़ के साथ, क्योंकि पूरे देश में तो अंग्रेज छाए हुए थे लेकिन गोवा में पोर्तुगीज़ आके बैठे थे। पोर्तुगीज़ ने वहाँ कब्जा जमाया था। जैसे डच और फ्रेंच भी आए थे लेकिन अंग्रेज़ों ने ही उन्हें हटा दिया था जगह से। तो जो पोर्तुगीज़ थे वो गोवा का हिस्सा बन के बैठ गए और वो जा ही नहीं रहे थे। तो देश की आज़ादी के बाद फिर एक बार एक और लड़ाई होती है गोवा के लिए, है ना, गोवा इंडिपेंडेंस कहा जाता है जिसे। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है आज।